वीरा के हालचाल लेने के लिए प्रताप राठौर हॉस्पिटल आए थे। दिव्या ने जो कुछ भी किया था उस बारे में उन्हें पता लग चुका था और वो जानते थे कि इस बात के लिए दिव्या को काफी बड़ी सजा मिल सकती थी, क्योंकि अगर ऋषि भी दिव्या की इस हरकत के बारे में जान गया था तो वो कोई भी एक्शन ले सकता था। हॉस्पिटल में ऋषि और वीरा एक साथ मौजूद थे। प्रताप राठौर को देख ऋषि चौंक गया और बोला, अरे आप यहाँ पर कैसे? प्रताप राठौर ने कहा, देखो मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुम ये बताओ वीरा कैसी है? ऋषि ने प्रताप राठौर से कहा, अभी तक तो ठीक है, हालांकि उसकी हालत काफी खराब थी और अगर वक्त पर हम उसे हॉस्पिटल नहीं लाए होते तो शायद कुछ बहुत बड़ी बात हो जाती। प्रताप राठौर की आंखें झुकी हुई थी और वो दिव्या की हरकत से शर्मिंदा थे। प्रताप राठौर ने कहा, मैं जानता हूँ दिव्या ने जो भी किया है वो गलत था और उसे ये सब नहीं करना चाहिए था और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ऋषि ने प्रताप राठौर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रताप राठौर जी ऋषि की तरफ देख रहे थे और उन्होंने ऋषि से हाथ जोड़ते हुए कहा, दिव्या ने जो भी किया है उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। वीरा जी से भी मैं दिव्या की इस हरकत के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। ऋषि, प्लीज तुम दिव्या को माफ कर दो। जैसे ही ऋषि ने सुना कि प्रताप राठौर चाहते थे कि वो दिव्या को माफ कर दे, ऋषि ने घूर कर राठौर जी की तरफ देखा और बोला, आप उस बात के लिए माफी मांग रहे हैं जिसकी कोई माफी है ही नहीं और मैं इस बात के लिए उसे माफ नहीं कर सकता हूँ। अब तक जो भी दिव्या ने किया मैं उन सब बातों को इग्नोर करता आया हूँ, लेकिन इस बार मैं उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। प्रताप राठौर काफी देर तक ऋषि को मनाते रहे और उन्होंने ऋषि से दिव्या को माफ करने के लिए हर तरह के प्रयास किए और ये भी वादा किया कि दिव्या आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन ऋषि मानने को तैयार नहीं था और उसने पूरी तरह से दिव्या के साथ कोई भी रिश्ता बनाने से इनकार कर दिया था। जब काफी देर मनाने के बाद भी ऋषि नहीं माना तो प्रताप राठौर ने गुस्से में कहा, तुम्हारे और वीरा के बीच में क्या है और क्या था उस सब के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ और अगर तुम मेरे मुताबिक नहीं चले और मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस वीरा के परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ऋषि ने प्रताप राठौर की तरफ घूर कर देखा और बोला, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही मैं ऐसा कुछ भी होने दूंगा। वीरा और उसके परिवार को अगर कुछ भी हुआ तो फिर मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रताप राठौर ने गुस्से में धमकी देते हुए कहा, तो फिर अगर तुम उस लड़की और उसके परिवार की भलाई चाहते हो तो जैसा दिव्या चाहती है वैसा कर लो, नहीं तो तुम जानते हो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी बेटी के लिए मुझे पूरी दुनिया को तबाह भी करना पड़े तो मैं कर दूंगा। ऋषि के लिए यह निर्णय लेना बेहद कठिन था क्योंकि वो जानता था कि जिस तरह दिव्या की हरकतें थी उससे वो उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता था। लेकिन एक बार फिर से मजबूरी में आकर उसे प्रताप राठौर की बात माननी ही पड़ी और उसने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो यही ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। वीरा के परिवार के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाकी आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। राठौर जी के दिल को जैसे ठंडक पहुँच गई हो। उन्होंने ऋषि को गले से लगाया और बोले, ये हुआ ना फैसला, इसमें हम भी खुश हैं और तुम भी खुश हो। ऋषि ने प्रताप राठौर की तरफ गुस्से में देखा और बोला, ये फैसला जबरदस्ती का है और इसमें मैं खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने हमेशा अपनी पावर के दम पर फैसले किए और करवाए हैं जिन्हें लेकर मैं भी खुश नहीं था, लेकिन मुझे वो फैसले किसी न किसी मजबूरी के कारण ही करने पड़े थे। उधर वीरा चुपके से प्रताप राठौर और ऋषि के बीच होने वाली बात सुन रही थी। वीरा ये सब सुनकर हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषि प्रताप राठौर से इतना डरता क्यों है। वीरा ने मन में कहा, इसका मतलब ये है ऋषि ने पहले भी जो फैसले लिए हैं वो खुद की मर्जी से नहीं
बल्कि प्रताप राठौर के दबाव के कारण लिए हैं। ऋषि ने मजबूरी में आकर ये सब किया है। वीरा ने खुद से ही कहा, जरूर आज से पहले भी प्रताप राठौर ने ब्लैकमेल करके ही ऋषि को मुझसे दूर किया होगा, जैसे वो आज भी कर रहे हैं। जब ऋषि से बात हो गई तो प्रताप राठौर वीरा से मिलने के लिए आए और बोले, वीरा जी, आपके साथ जो भी हुआ उसका हमें बेहद दुख है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आगे आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपके खर्चे की सारी जिम्मेदारी भी हम ही उठाने वाले हैं। वीरा पहले ही प्रताप राठौर से नाराज थी और उसने कहा, ये सब फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खर्चा उठाना जानती हूँ, बस आप अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। प्रताप राठौर वीरा का इशारा समझ गए थे और हंसते हुए बोले, मेरे परिवार का ख्याल मैं हमेशा ही रखता हूँ और मेरे परिवार का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप ध्यान रखिए कहीं आपके परिवार की हालत आपकी ही तरह। इतना कहने के बाद प्रताप राठौर हंसने लगा और वहीं वीरा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वीरा के पास अगर इस वक्त कुछ भी होता तो प्रताप राठौर को खत्म कर देती, लेकिन वो ऋषि की वजह से चुप थी और उसने प्रताप राठौर की बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद प्रताप राठौर वहां से जाने लगे और उसने ऋषि से जाते हुए कहा, मेरी बात याद रखना ऋषि, तुम मुझे जानते हो, मैं जब तक नॉर्मल हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोचा उस दिन मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर प्रताप राठौर वहां से निकल गया और ऋषि एक बार फिर से राठौर की बात को मानने के लिए मजबूर था। वहीं वीरा ने अपने आदमी को कॉल किया और कहा, मुझे इस प्रताप राठौर की पूरी सच्चाई जाननी है। इसके अलावा जरा ये पता करो कि जब ऋषि ने मुझसे दूर होने का डिसीजन लिया था तब वो ऋषि की ही मर्जी थी या फिर प्रताप राठौर ने उससे दबाव में ये फैसला लेने को मजबूर किया था। वीरा सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। वहीं धैर्य जब घर पहुंचा तो वो आद्या को वहां न पाकर चौंक गया। उसने घर में हर जगह ढूंढा, लेकिन आद्या कहीं भी नहीं थी। धैर्य परेशान हो गया था और उसे अंदर ही अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। धैर्य ने जब पूरे घर में ढूंढ लिया तो उसने खुद से कहा, आखिर इतनी देर हो गई है, अब तक तो आद्या को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आई है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं उसके साथ फिर से कुछ। धैर्य को यही बात सता रही थी कि कहीं आद्या फिर से किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस गई हो। धैर्य ने सभी को कॉल लगाना शुरू किया, लेकिन किसी को भी आद्या के बारे में पता नहीं था। हर तरफ धैर्य ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अचानक से आद्या कहाँ गायब हो गई थी किसी को नहीं पता था। तभी धैर्य ने अपने लोगों से कहा, मुझे जल्द से जल्द ये पता करके बताओ कि आद्या कहाँ पर है। जितनी जल्दी हो सके मुझे आद्या का पता चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जल्द से जल्द पता लगाओ कि आद्या कहाँ है। धैर्य के लोग आद्या का पता लगाने में जुट गए थे और काफी देर हो गई थी, लेकिन आद्या की कोई खबर नहीं लगी थी। धैर्य हैरान और परेशान था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही थी। तभी उसके लोगों ने आकर धैर्य से कहा, आद्या मैम का किडनैप हो चुका है। धैर्य परेशान था क्योंकि एक बार फिर से वही हुआ था जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। आद्या फिर से किडनैप हो चुकी थी। पहले ही धैर्य ने बड़ी ही मुश्किल से हर प्रॉब्लम से आद्या को बचाया था और इस बार भी धैर्य अकेले ही आद्या को बचाने के लिए निकल गया था। वहीं मोक्ष और प्रिशा आद्या को काफी परेशान कर रहे थे। कुछ देर बाद मोक्ष ने प्रिशा से कहा, देखो अब आद्या के साथ कुछ भी मत करो, मैं उसे इतना परेशान नहीं देख पाऊंगा। प्रिशा ने मोक्ष से कहा, देखो अभी तुम्हें अपना लव साइड में रखना होगा, हमने जो प्लानिंग की है हम उसी के साथ ही चलेंगे। मोक्ष आद्या को और परेशान नहीं करना चाहता था। वहीं प्रिशा
आध्या से बदला लेना चाहती थी। वो जितना भी आध्या को दर्द दे रही थी, उसे उतना ही मजा आ रहा था। आध्या ने मोक्ष और प्रिशा से पूछा, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो और क्यों मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो? मोक्ष ने बिना डरे तुरंत कहा, हम कुछ नहीं चाहते हैं, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता हूँ और ये प्रिशा धैर्य को पाना चाहती है। अगर तुम चाहती हो कि ये सब कुछ ना हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ और प्रिशा को धैर्य के साथ लाइफ बिताने दो। जैसे ही आध्या ने मोक्ष के मुंह से ये बात सुनी, उसका गुस्सा और बढ़ गया और आध्या ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? और मोक्ष, मुझे तुमसे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें मैं अपना इतना अच्छा दोस्त मानती थी कि तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ जाती थी और तुमने मेरे साथ ही इतना गलत किया। तुम इतने गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। प्रिशा ने आध्या को थप्पड़ मारा और बोली, उसने जो कुछ भी किया है वो सही किया है और धैर्य को पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। आध्या ने प्रिशा की तरफ घूर कर देखा और बोली, धैर्य कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। उसके अंदर तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। उल्टा उसे तो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया धैर्य तुम्हें मिल जाएगा? प्रिशा की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। प्रिशा ने कहा, जो भी हो, अब तुम कभी भी धैर्य के पास नहीं जा पाओगी। मोक्ष आध्या के पास आया और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, अब तुम मेरी रहोगी आध्या। वैसे भी तुम्हें उससे धैर्य से ज्यादा मैं पसंद था। तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। अब तो उस धैर्य से छुटकारा मिल रहा है तुम्हें। आध्या ने मोक्ष की तरफ गुस्से से देखा और बोली, तुम तो मुझसे बात ही मत करो मोक्ष। तुम पहले ही इतनी गलतियां कर चुके हो जिसकी माफी नहीं है और तुमने अब इस प्रिशा के चक्कर में आकर जो किया है, ये याद रखना, धैर्य तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मोक्ष ने जैसे ही धैर्य का नाम आध्या के मुंह से सुना, उसने गुस्से में कहा, धैर्य धैर्य धैर्य, अब तुम कुछ ज्यादा ही उस धैर्य का गुणगान करने लगी हो। और अब अगर एक बार फिर तुमने धैर्य का नाम लिया तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगा आध्या। उधर धैर्य ने अपने मन में सोच लिया था कि वो कैसे भी करके आध्या को वापस लेकर आएगा, लेकिन फिलहाल उसे आध्या को वापस लाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्या धैर्य आध्या को ढूंढ लेगा? धैर्य काफी ज्यादा परेशान था कि आध्या अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। उसे आध्या का कोई पता नहीं लग पा रहा था। हर कोशिश नाकाम सी होती जा रही थी। धैर्य ने हर तरह से आध्या को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन किसने और क्यों आध्या को किडनैप किया था वो उसे नहीं पता चल पा रहा था। उधर प्रिशा और मोक्ष आध्या से धैर्य को अलग करने की बात कर रहे थे। आध्या ने रोते हुए मोक्ष से कहा, मोक्ष, मैं तुम्हें अपना कितना अच्छा दोस्त मानती थी। तुम्हारे लिए हर जगह खड़ी रहती थी और किसी से भी लड़ सकती थी, लेकिन तुमने उस दोस्ती को जरा भी वैल्यू नहीं दी और आज तुमने जो किया है वो बेहद शर्मनाक है। मोक्ष गुस्से में था और उसने आध्या से कहा, मैं भी तुम्हें अपना सब कुछ मानता था, क्या कुछ तुम्हारे साथ नहीं किया, लेकिन तुम हो कि कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं। आध्या ने मोक्ष से पूछा, तो तुम्हें मुझसे आखिर चाहिए क्या था? और दोस्ती के रिश्ते में लेने देने की बात कब से करने लग गए? मोक्ष ने चिल्लाते हुए आध्या से कहा, पहले तो ये दोस्त दोस्त का भाषण देना बंद करो। मैं कभी तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता था। मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें अपना बनाना चाहता था और तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आध्या ने हैरानी से मोक्ष की तरफ देखा और बोली, मोक्ष, लेकिन मैं तुम्हारी कैसे हो सकती थी जब मुझे तुमसे कोई प्यार ही नहीं था? मुझे जब तुमसे कोई फीलिंग ही नहीं थी
फिर मैं तुम्हारी कैसे हो जाऊंगी? ऋषा ने आध्या से गुस्से में कहा, फीलिंग फीलिंग, तुम और धैर्य का यही नाटक लगा रहता है। अरे, एक आदमी तुम्हें इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, और तुम हो कि अपनी फीलिंग का इंतजार कर रहे हो और उसकी फीलिंग की कोई फिक्र ही नहीं है। आध्या ने प्रिशा की तरफ देखा और गुस्से में बोली, तुम अपनी जुबान से धैर्य का नाम लेना तो बंद ही कर दो। मैं जानती थी कि तुम सही नहीं हो, इसीलिए धैर्य को हमेशा तुमसे दूर रहने को कहती थी। और वैसे भी तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, धैर्य तुम्हारा नहीं हो सकता है, और ना ही मैं उसे तुम्हारा होने दूंगी। प्रिशा और मोक्ष दोनों का ही गुस्से का पारा बढ़ गया था। वहीं आध्या ने मोक्ष की तरफ देखा और बोली, तुम्हें जो भी करना है मोक्ष, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम कभी भी मुझे पा नहीं सकोगे, इतना जान लो। मोक्ष और प्रिशा गुस्से में वहां से निकल गए। वहीं आध्या के हाथों में काफी दर्द हो रहा था और वो बार बार वहां से निकलने के लिए सोच रही थी। आध्या को धैर्य की बहुत याद आ रही थी और आध्या ने मन ही मन कहा, आखिर ये धैर्य कहाँ पर है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो मुझे अब तक लेने के लिए क्यों नहीं आया है? धैर्य, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। आध्या धैर्य को याद करके रो रही थी और वो धैर्य के पास जाना चाहती थी। उसका प्रिशा और मोक्ष के ऊपर से भरोसा भी टूटा था, जिसके कारण भी वो काफी उदास थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। उधर वीरा अभी भी दिल्ली में थी और भक्ति हॉस्पिटल में एडमिट थी। वीरा हॉस्पिटल से भक्ति से मिलने के लिए गई, लेकिन उसे भक्ति से मिलने नहीं दिया गया और उसे रोक लिया गया। गार्ड ने वीरा से कहा, आप कौन हैं? हर किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। वीरा को जब गार्ड ने रोका तो वो हैरान रह गई कि आखिर आज एक माँ को ही अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वीरा ने गार्ड से कहा, देखिए, मैं बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए और मत रोकिए। गार्ड ने वीरा से कहा, मैं आपको जाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप उनकी कौन है? मैं ऐसे ही किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। वीरा गार्ड को सच नहीं बताना चाहती थी कि वो भक्ति की माँ है, इसीलिए वो वहां से चुपचाप जाने लगी कि तभी उसे आकर किसी ने पीछे से रोक लिया। उधर परेशान हताश धैर्य घर पहुंचा और घर में मौजूद गार्ड पर गुस्सा निकालने लगा। धैर्य ने गार्ड पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम सबको बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम सब सिर्फ फ्री का पैसा चाहते हो। तुम लोगों के रहते इतना सब कुछ हो जाता है, फिर किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम लोग? गार्ड धैर्य के गुस्से के आगे सिर को झुकाए खड़े थे। वहीं धैर्य का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धैर्य ने गार्ड से कहा, तुम सब में सिर्फ कामचोरी बसी हुई है, किसी को भी ढंग से काम नहीं करना होता है। अगर आज तुम लोगों ने ढंग से काम किया होता तो आध्या यहीं होती और यहाँ से गायब नहीं होती। गार्ड ने धैर्य से कुछ भी नहीं कहा और बस उसकी बात सुनते रहे। गार्ड को चुप्पी साधे देख धैर्य का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था और उसने कहा, निकल जाओ तुम सब भी यहाँ से। तुम सबकी किसी की भी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। धैर्य काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे कहीं से भी आध्या की खबर नहीं लग रही थी। वहीं जब अपने घर पहुंचा तो उसे गेट पर ही आध्या का दुपट्टा दिखा। धैर्य ने जैसे ही आध्या का दुपट्टा देखा, वो खुशी के मारे झूम उठा। उसे लगा शायद आध्या वापस आ गई थी, लेकिन उस दुपट्टे के साथ एक लेटर भी था, जिसे देखकर धैर्य हैरान रह गया और उसके होश उड़ गए। धैर्य ने लेटर को देखा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, आध्या मेरी है। धैर्य ने लेटर पढ़ा और अंदर ही अंदर और ज्यादा परेशान हो गया और बोला, आखिर ये लेटर कौन लिख सकता है और यहाँ पर आखिर आया कौन होगा?
इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो यहाँ तक, और ये आध्या का दुपट्टा? हैरी के मन में कई तरह के सवाल थे। तभी उसे ख्याल आया, क्यों ना वो सीसीटीवी में जाकर सब कुछ देख ले और ये पता लगाए कि किसने ये दुपट्टा और लेटर यहाँ छोड़ा था। हैरी अंदर गया और फुटेज देखने लगा, लेकिन जब वो फुटेज देख रहा था तभी उसके माथे की सिकन बढ़ती जा रही थी। हैरी ने बार बार फुटेज आगे पीछे की, लेकिन कहीं भी गेट की फुटेज शो नहीं हो रही थी। हैरी ने अपने सिर पर हाथ रखा और बोला, तो ये आदमी इतना शातिर है कि इसने फुटेज भी गायब कर दी है। ये जो भी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हैरी हर तरह से फुटेज देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। हैरी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा और आध्या को वापस लाकर रहूंगा। आध्या मेरी है और वो हमेशा मेरी ही रहेगी। कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता है और ना ही वो किसी और की हो सकती है। उधर वीरा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था और उसने वीरा को पीछे से आवाज लगाकर रुकने के लिए कहा था। उस आदमी ने वीरा से कहा, तुम मेरे साथ चलकर भक्ति से मिल सकती हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, आओ मेरे साथ। वीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन था, लेकिन भक्ति के लिए वीरा उस आदमी के साथ चली गई। जैसे ही वीरा और वो आदमी भक्ति के कमरे में गए, तभी उस आदमी ने अपना मास्क उतारा। वीरा ने उस आदमी को देखा और चौंकते हुए बोली, अरे ऋषि, तुम? और ये तुमने क्या? ऋषि ने भक्ति से कहा, मैं अपनी पहचान किसी को भी दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे यहाँ जाने, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी पहचान छुपा कर रह रहा हूँ। भक्ति को होश नहीं था और वो चुपचाप बेहोश लेटी हुई थी। तभी वीरा भी भक्ति के पास जाकर बैठ गई और भक्ति को देखती रही। ऋषि ने वीरा से कहा, क्या देख रही हो वीरा? वीरा कुछ देर भक्ति को देखती रही और फिर बोली, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि इस लड़की ने क्या कुछ झेला है और आज इसे क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। ऋषि ने वीरा को बैठने को कहा और दोनों ही लोग भक्ति के पास ही बैठ गए। वीरा ने ऋषि से कहा, आखिर भक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम कब से है और आखिर क्यों ये इस तरह से बेहोश हो जाती है? ऋषि ने वीरा से कहा, उसकी हालत काफी क्रिटिकल रहती है और कई बार उसे इस तरह से अटैक आते हैं जब वो बेहोश हो जाती है। वीरा ने ऋषि से कहा, लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर क्यों उसे इस तरह से पैनिक अटैक आते हैं? ऋषि ने वीरा से कहा, उसके दोस्त और कई लोग उसे चिढ़ाते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उसकी माँ का कोई पता नहीं है, तो कई कुछ और कहते हैं। कोई मुझे लेकर मजाक उड़ाता है तो कोई उसकी माँ को लेकर उसका मजाक उड़ाता है। वीरा ने ऋषि से कहा, तो तुमने कभी इस बात को लेकर कंप्लेन नहीं की? आखिर एक बच्ची को इस तरह से परेशान करने का क्या मतलब है? ऋषि ने वीरा की तरफ देखा और उदासी भरा चेहरा बनाते हुए कहा, क्यों नहीं कहा? हर जगह कंप्लेन की और हर तरह से कोशिश की कि कोई भी भक्ति के साथ इस तरह का मजाक न करे जिससे वो हर्ट हो जाए, लेकिन बच्चे और लोग मानते नहीं हैं। कोई ना कोई किसी न किसी तरह से उसका मजाक बनाते ही हैं और बस इसीलिए उसे कई बार पैनिक अटैक आ चुका है। वीरा और ऋषि एक साथ बैठे और भक्ति के बारे में बात कर रहे थे। वहीं उधर आध्या मोक्ष और प्रसाद से छुपकर भागने की कोशिश कर रही थी। छुप छुप कर आध्या ने एक रास्ता ढूंढा और वहां से निकलने लगी। आध्या किसी तरह से वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही आध्या वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां पर रखा एक सामान आध्या से गिर जाता है और उसकी आवाज के कारण बाकी के गार्ड अलर्ट हो गए थे। वो सब चौकन्ने हो गए और आध्या डर गई थी कि अब उसे ये लोग पकड़ लेंगे। आध्या एक दीवार के पीछे छुपी हुई थी और एक गार्ड आध्या की तरफ ही आ रहा था। वहीं कहीं अन्य गार्ड भी उसी दीवार की तरफ नजर बनाए हुए थे।
आध्या के पास न वहां से जाने का कोई रास्ता था और न ही वहां से वापस होने का कोई रास्ता था। आध्या ने मन में कहा, अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो इन्हें समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, और फिर मेरा जो हाल होगा वो मैं ही जानती हूँ। गार्ड लगातार आध्या की तरफ बढ़ रहा था और आध्या की धड़कन तेज धड़क रही थी। उसे पता था कि आज वो जरूर पकड़ी जाएगी और गार्ड उसे बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। तभी गार्ड ने कहा, तुम जहां भी हो बाहर आ जाओ। अगर तुम बाहर नहीं आई तो फिर हम तुम्हारी हालत बहुत खराब कर देंगे। चुपचाप बाहर आ जाओ। मुझे पता है तुम दीवार के पीछे छुपी हुई हो। आध्या मन ही मन भगवान से विनती कर रही थी कि तभी गार्ड ने उसे पकड़ लिया और कहा, अच्छा तो तुम हो। आध्या डर गई थी और उसने कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। उस गार्ड ने आध्या की तरफ देखा और तब तक अन्य गार्ड भी आध्या को घेर कर खड़े हो गए थे। क्या गार्ड आध्या को चुपचाप जाने देंगे या फिर उसे और भी टॉर्चर करेंगे?